तो अब वो कह रहा है कि डिस्क्राइब करो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ अ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। तो देखिए ये भी हमने नोट्स में डायरेक्ट एक एफएक्यू के तौर पे लिखा हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि देखिए कैसे एक कंटेनर में जो आप गैस पार्टिकल्स प्लेस करते हो, वो ये सवाल पूछ रहा है कि बताइए हाउ डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ अ गैस exerts a pressure on the walls of its container. तो सी हमने पढ़ा था ना कि when these gas particles are inside the container, these gas particles are in random motion. तो ये गैस पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं और इस मोशन के दौरान ये सारे गैस पार्टिकल्स इन वॉल्स को हिट करते हैं विद अ सर्टेन फोर्स। और हमने दे हिट द वॉल्स यानी सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स विद अ सर्टेन फोर्स। तो सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया इट गिव्स यू प्रेशर, इसलिए हम कहते हैं कि दीज गैस पार्टिकल्स दे एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इस बात को हमने याद है कैसे लिखना, एक 3 बुलेट पॉइंट्स का एक आंसर आपने लिखा था कि सिंस द गैस पार्टिकल्स या द गैस पार्टिकल्स कोलाइड, सिंस द गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, ठीक है, हमने लिखा था कि सिंस द गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, since the gas particles are in random motion and during this motion and during this motion they strike the walls, they strike the walls of the container, they strike the walls of the container exerting a certain force, container exerting a certain force on the surface area of the walls, on the surface area of the walls। तो आपने फोर्स और एरिया दोनों का जिक्र करना है। तो फिर सिंस प्रेशर, याद है एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखते थे कि सिंस प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स व्हाई gases exert a pressure, या that's how gases exert a pressure। तो ये जो बात इसने देखिए कही हुई है, लेट्स फिगर आउट कि ये क्या कह रहा है। कि देखिए कहता है पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स। तो ये हमने बात अपनी फ्रेज में देखी, यहाँ पे हम अपना ये फ्रेज निकालते हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे स्ट्राइक या कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये चलो इतना एक लफ्ज का फर्क आ सकता है, लेकिन आप और भी जरा क्लोज टू मार्क्स की वर्डिंग्स कर लो। एंड एक्सर्ट अ सर्टेन फोर्स ऑन द वॉल, एक्सर्ट अ सर्टेन फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स, ठीक है। तो अब जरा इसमें देखो कि फिर कहता है कि प्रेशर जो है इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंस प्रेशर इक्वल फोर्स ओवर एरिया, दैट इज व्हाई वी से। तो ये 3 मार्क्स जो मैंने हाईलाइट किए वर्ड्स आपके एग्जैक्टली देखिए फ्रॉम द मार्क स्कीम ये निकल के आ रहे हैं। अब देखिए बच्चों सवाल कहता है कि फिगर 3.1 shows a person moving across an ice covered pond to reach a ball on the ice। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बात जरा क्लियर कर दूं कि जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ना तो आपके दिमाग में बड़ा क्लियरली आ रहा होता है कि यार ये किस चैप्टर का सवाल है या कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें लिंक अप हो रहे हैं। तो देखिए फिगर 3.1 कहता है शोज अ पर्सन। पर्सन ऑब्वियसली कोई सर्टेन मास ही है, उसका बॉडी का कोई मास होगा। मूविंग अक्रॉस एन आइस कवर्ड पॉन्ड टू रीच द बॉल ऑन द आइस। तो देखें अक्सर आपने देखा है कि जब सर्दियों में लेक्स या रिवर्स या कोई भी पानी की सरफेस ऊपर से फ्रीज हो जाती है तो उस पे जो लोग वॉक करते हैं या स्लाइड करते हैं या कुछ भी, ये वो सिचुएशन है कि वो बॉल लेने ये बंदा जा रहा है, ठीक है, और ऐसे ही इज लाइंग डाउन ऑन द आइस एंड देन रीचिंग द बॉल। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और डिकोड करें। कहता है एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन करना। देखिए एक्सप्लेनेशंस में आपको फिर जब वो पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई, रिमेंबर एक्सप्लेन व्हाई में आपने फिर रीजंस एंड लॉजिक्स ये देनी होती हैं कि जितनी भी रीजंस हैं उसको आपने इसमें देना है। वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द आइस
is safer than walking. अभी इज कंपेयरिंग टू थिंग्स, कहता है एक्सप्लेन करो क्यों इस तरह आइस पे जाना, ये जैसे ये लेट कर जा रहा है, कहता है एक्सप्लेन करो क्यों इस तरह आइस पे जाना इज सेफर देन वॉकिंग, यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर इन योर आंसर. देखिए ही इज एक्चुअली हेल्पिंग यू बाय गिविंग यू अ रेफरेंस एज वेल, कि अब वो कहता है कि यहाँ पर तो एक्सप्लेन व्हाई दिस वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द आइस इज सेफर देन वॉकिंग. अच्छा, नाउ अगेन जस्ट फॉर रिकॉल पर्पसेस मैं आपको जरा वैसे एक बात याद करा दूं कि देखिए अगर यही बंदा इस आइस की सरफेस पे ऐसे खड़ा होकर जाता, तो देखिए व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन ही इज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन द आइस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन ही लाइज डाउन एंड स्लाइड्स लाइक दिस टुवर्ड्स द बॉल. इन दोनों में क्या फर्क होगा, जरा देखते हैं. देखिए व्हेन ही विल वॉक ऑन दिस आइस की सरफेस, तो इसका जो बॉडी वेट है W, the weight W equal to mg. Weight is, remember, a type of force, right? Weight is a type of a force. ठीक है, weight acts vertically downwards from the center of gravity, जो ये नुक्ता है, vertically downwards to the center of the earth. देखिए जब ये बंदा वॉक करके जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि उसका यही बॉडी वेट इतने से उसके पाँव के जो उसके फीट का एरिया है उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. द होल वेट ऑफ द पर्सन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस वेरी स्मॉल एरिया ऑफ हिज फीट. तो मुझे ये बताएं कि जब वो वेट, सेम वेट, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया. नाउ सी, फोर्स इज एक्चुअली हिज वेट इन दिस केस. फोर्स इस बंदे का वेट है. अब चाहे देखिए वो बंदा, whether that person is standing or whether he is lying down, उसका बॉडी वेट तो W, इधर भी मिसाल अगर फॉर एग्जांपल यहाँ उसका 200 न्यूटन है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब तो ये है ना, तो यहाँ से उसका वेट तो अभी भी उतना ही, फॉर एग्जांपल 200 न्यूटन अगर सेम पर्सन है और इधर वो वॉक कर रहा है और इधर वो लाई डाउन कर रहा है, तो वेट तो कांस्टेंट है, चाहे वो वॉक करके जाए चाहे वो लाई डाउन करके जाए, वेट तो कांस्टेंट है. अब मुझे बताइए अगर वेट कांस्टेंट है तो मैं इसको थोड़ी देर एनालिसिस से निकाल लेता हूं. तो सवाल ये है, देखिए अब ये आई थिंक यू रिमेंबर आई गिव यू दिस क्वेश्चन इन द मॉक एज वेल, कि यहाँ पे ये एरिया, अब मुझे ये बताइए कि ये एरिया, तो देखिए आपको आंसरिंग किस तरह से इसको करनी थी कि अगर वो ऐसे वॉक करके आता टुवर्ड्स द बॉल, तो उसका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया. ठीक है, ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया. तो व्हेन द एरिया इज स्मॉल, याद है, व्हेन द एरिया इज लेस, तो द प्रेशर विल बी व्हाट, प्रेशर विल बी मोर, प्रेशर विल बी हाई. तो जब हाई प्रेशर होगा तो पॉसिबल है ना कि ये आइस क्रैक कर जाए, या वो जो सरफेस ऑफ द फ्रोजन वाटर है या आइस जो है वो क्रैक कर जाए एंड ही माइट फॉल इन. याद है, तो जब ये लाई डाउन करके आएगा, तो देखिए अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्लोजर टू द ग्राउंड है. ठीक है, और ये जो इसका वेट है, द वेट ऑफ हिज बॉडी W इक्वल टू mg, नाउ इट इज स्प्रेड ओवर अ व्हाट, देखिए नाउ इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया या ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर अ लार्जर एरिया कंपेयर टू वॉकिंग. तो एरिया अगर लार्जर है, सी इफ द एरिया इज लार्जर in contact with the ground, so the pressure on the ice will be lower. Pressure will be lower because see pressure and area are inversely proportional to each other. देखिए प्रेशर एंड एरिया एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें हैं. ठीक है, तो अब जब एरिया व्हेन ही इज लाइंग डाउन, तो इस तरीके से बॉल तक पहुंचने का फायदा यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अ बिग एरिया, larger area in contact with the ground, so the pressure exerted by his body on the ground will be very less, या will be lower, it will be lesser. तो जब प्रेशर लेसर होगा तो लेस चांसेस ऑफ
आइस ब्रेकेज पॉसिबल नहीं हो जाएंगे। तो वो कहना ये चाह रहा है कि देखिए, वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द आइस इज सेफर देन वॉकिंग, यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर इन योर आंसर्स, इन योर आंसर। 3 मार्क का ये सवाल है। तो देखिए, इस 3 मार्क के सवाल में आपने क्या क्या बातें इसमें लिखकर उसको बतानी है। कि सबसे पहले तो देखो कि जब ही इज लाइंग डाउन, सी ही इज एक्चुअली आस्किंग कि व्हाई इज दिस वे सेफर देन वॉकिंग। तो आप इस वे का समझ रहे हो बात, कि इस तरीके की का फायदा वो बताओ। तो वॉक से वो वैसे ही कंपेयर हो जाएगा। लेकिन सिंस ही इज कंपेयरिंग टू थिंग्स, इधर देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां सिर्फ ये ना लिखना कि जी सरफेस एरिया विल बी मोर, इधर मोर लेस के अल्फाज यूज नहीं करने। किस चीज के वर्ड्स यूज करने हैं? डू यू रिमेंबर व्हेन ही इज कंपेयरिंग टू सिचुएशंस? तो मैंने आपको कहा था कि फिर हर वर्ड के एंड पे क्या लगता है? ई आर का वर्ड, ग्रेटर, लेसर, स्मॉलर, लार्जर, बिगर, शॉर्टर, ये ई आर के वर्ड्स लगते हैं। वैसे डज एनीबडी रिमेंबर कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे इन द मॉक और नाउ, तो कितनों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये दो चीजों को कंपेयर कर? तो जब दो चीजें कंपेयर होती हैं, याद हम ये सारी मार्क स्कीम्स को थ्रू आउट द सेशन डिस्कस करते रहे कि एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन व्हाई, कैसे किया जाता है। तो अब आपने देखिए 3 मार्क्स का मतलब है 3 सॉलिड पॉइंट्स। साइंसेस में देखिए इट्स वेरी सिंपल, जितने मार्क्स उतने सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए, बट यू विल राइट दम इन अ पैराग्राफ फॉर्म नाउ। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में इनको आपने लिखना है। तो अब सवाल क्या था देखो, कहता है एक्सप्लेन व्हाई दिस वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द आइस इज सेफर देन वॉकिंग। तो आपने एक्सप्लेन इस वे को करना है, यानी आपका आंसर इस वे को का एडवांटेजेस बताए, बट कंपेयर उसे वॉकिंग से करे। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले आप कहोगे कि जी द वेट ऑफ द पर्सन, इस तरीके का फायदा ये है। व्हाई इज दिस मेथड सेफ? बिकॉज, व्हाई को नॉर्मली हम बिकॉज से शुरू करते हैं। बिकॉज द वेट ऑफ द, अब देखो वेट इज अ फोर्स, राइट? तो वेट का जिक्र करना है। बिकॉज द वेट ऑफ द पर्सन, weight of the person is spread। अब देखिए, यू हैव टू गेट प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम्स, बिल्कुल आपने जवाब लिखना है। तो बिकॉज द वेट ऑफ द पर्सन इज स्प्रेड ओवर व्हाट काइंड ऑफ एरिया? जरा आंसर करो, लार्जर एरिया या इस तरीके में हिज सेम वेट जो वॉकिंग में था वो अब इज स्प्रेड ओवर अ मच ग्रेटर एरिया। ठीक है, तो अब उसका जो बॉडी वेट है वो स्प्रेड ओवर अ मच ग्रेटर एरिया। दिस इज द फर्स्ट मार्क। ठीक, अब इधर ही से हम अगला पॉइंट शुरू करेंगे कि देखिए सिंस प्रेशर, सिंस प्रेशर, एक मिनट मैं इसको जरा स्पेस में लिख देता हूं यहाँ, कि सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली, अब देखिए ऑल्दो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है बट स्टिल आई एम गिविंग हिम अ रिलेशन, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो मुझे ये बताएं, ये सेकंड पॉइंट नहीं हो जाएगा? तो नाउ एवरी सेंटेंस इज अ मार्क 1 पॉइंट। तो सिंस प्रेशर इक्वल फोर्स ओवर एरिया एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो हम क्या बोलेंगे? सो इस तरीके का फायदा ये है कि सो द प्रेशर exerted on the ice, pressure exerted on the ice will be क्या? will be lesser या lower? तो सिंपल बात है कि प्रेशर विल बी लेसर या लोअर। तो देखो कितना जबरदस्त इसमें समझ में आता है कि ये पहला पॉइंट था, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन इज स्प्रेड ओवर अ मच ग्रेटर एरिया, सिंस प्रेशर फोर्स ओवर एरिया है एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक ही बात। तो फिर प्रेशर क्या होगा? तो इफ द एरिया इज लार्जर तो प्रेशर विल ऑब्वियसली बी लेसर या लोअर। लोअर लेसर दोनों वर्ड्स ठीक है, ठीक है।
अब ये 3 मार्क्स का हमारा आंसर था। देखिए अब जरा मैं आप लोग तो व्हेन यू डू देम ऑन द ईयरलीज, तो यू पुट अप टाइमर्स और फिर आप पूरा मॉक की तरह इसको करोगे। और जी जी, फॉर्मूला बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें। हाँ, मच का वर्ड कोई जरूरी नहीं है, मैंने वैसे ही बस एक वो प्रैक्टिस से मुंह पे चढ़ा हुआ है लफ्ज, तो ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि देखिए अब मैं भी आप ही की तरह ना इन क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ ही बैठा हुआ देख रहा होता हूँ, लेकिन मुसलसल प्रैक्टिस लिख लिख के सोच सोच के तो बिल्कुल अब देखो वर्डिंग्स मार्क स्कीम जैसी ही आदत बन चुकी है। तो आप भी इसी तरह विद इन 3-4 ईयरलीज ना बंदे की बड़ी अच्छी वो ट्यूनिंग हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम आंसरिंग कैसे करनी। तो साइंसेज में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप अपनी फ्रेजिंग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्कीम ला सकते हो अभी तक, जैसे मैं आपको बता रहा था। लेकिन आपको हर दफा मैं कहता हूँ कि आपने पूरा मॉक की स्टाइल में घर बैठ के इसको एग्जाम एनवायरनमेंट बना के टाइमर्स लगा के 1 मार्क पर मिनट की स्पीड पे काम करना है। और एंड पे मॉक जब कंप्लीट हो जाए तो उसको मार्किंग स्कीम से प्रॉपर टीचर की तरह टिक क्रॉस मार्किंग लगानी है, ग्रेड अवार्ड करना है, थ्रेशोल्ड से मैचिंग करनी है, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम्स को निकालो। और वो यूट्यूब की डेली क्लास भी है, यही क्लासेस अपलोड हो रही हैं, रिकॉर्डेड ईयरली भी सब पड़े हुए हैं। तो फिर उससे फिर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को एक दफा कंसल्ट करना है। और अगर आप वो पूरा रिकॉर्डेड ईयरली भी देखोगे ना, इंक्लूडिंग दीज क्लासेस ऑल्सो, पूरा सिलेबस पूरे पेपर से एक पूरा सिलेबस का रिकॉल मिलता है बंदे को। बड़ा एक अच्छा फायदा है, यही दिन है, कुछ थोड़ा एफर्ट करना है इंशाल्लाह तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। बाकी देखिए पेपर हर दफा विल बी अ न्यू पेपर। सॉरी मैंने ये आंसर चेक नहीं करवाया आपको। तो अब जरा देखिए यहाँ पे वो कहता है कि सॉरी, अब वो कहता है कि देखिए अब उसने लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्लैश वेट ऑफ द पर्सन इज स्प्रेड ओवर अ मच ग्रेटर एरिया। अच्छा आपने देखा ये वेट ऑफ द पर्सन इज स्प्रेड ओवर अ मच ब्रैकेट में लिखा हुआ है। रिमेंबर व्हाट डज ब्रैकेट मीन? ब्रैकेट मींस दिस वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ यू राइट इट गुड इनफ नो तो इट्स ओके। बट ये लफ्ज आउटसाइड द ब्रैकेट है, ग्रेटर एरिया। लेट्स चेक कि मैंने भी यही फ्रेजिंग की है कि नहीं। किसी वेट ऑफ द पर्सन स्प्रेड ओवर अ मच ग्रेटर एरिया, तो मेरा ग्रेटर एरिया का वर्ड आ रहा है, ठीक है। वो एक मार्क ग्रेटर एरिया का दे रहा है, वेट ऑफ द पर्सन ग्रेटर एरिया। अच्छा अब दूसरा पॉइंट देखिए कि उसने लिखा है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब उसने कहा या ये लिखो फॉर्मूला या ये इनवर्स, मैंने दोनों लिख दिए तो गुड है ना, अच्छी बात है कि आप दोनों कॉम्प्रिहेंसिव आंसरिंग इसको कहते हैं कि सिंस प्रेशर इक्वल फोर्स over area and the pressure is inversely proportional to the area, so the pressure exerted on the ice। अब देखो ना कहता है कि प्रेशर इज लोअर, ठीक है, प्रेशर इज लोअर। तो हमने ये लिखा था प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आइस विल बी लेसर या लोअर। लेसर लोअर एक ही बात है। सो द आइस इज लेस लाइकली टू क्रैक। अब ये भी अच्छी बात थी कि आप जरा, क्योंकि आप लोग तो पेपर पे कर रहे हो ना, तो यू कैन कंट्रोल द फॉन्ट ऑफ द राइटिंग। तो ये बात भी ऑल्दो ब्रैकेट में थी, सो द pressure on the ice exerted on the ice will be lower and less chances of lesser chances of a crack in the ice। अब देखो मार्किंग स्कीम से कंपेयर करके ना मुझे ये बात मिसाल समझ आ गई कि आइदर राइट सिंस प्रेशर इक्वल फोर्स ओवर एरिया, तो उससे खुद ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि इनवर्स है, या फिर ये बात कोई एक बात लिख दो। तो बहरहाल आप दोनों भी लिख दें तो इट डजंट मैटर। ये क्लियर है सब? तो इस तरह क्वालिटी आंसरिंग आपने जो है वो साथ साथ इसमें करते जाना। अच्छा बच्चों, कल मैंने आपको राउंडिंग का रूल फिजिक्स का फाइनली बता दिया था कि देखिए, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चलें ये भी जरा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा कि देखिए अगर उसने स्टेट ना किया हो ना कि कितनी राउंडिंग करनी है, तो अब 2023 ऑनवर्ड्स वैसे तो रूल जो बताया था वही करना। तो मैंने क्या याद है कल एक वर्ड बोला था, 99% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर जो है वो मैच स्कीम से बिल्कुल मैच करेगा। इक्का दुक्का दफा थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे पीछे हुए भी तो इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही होता है, सिर्फ वो थोड़ा आगे पीछे राउंडेड होता है, ठीक है। तो इस राउंडिंग वाली बात से आप परेशान होना छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट्स को और करें और बेसिक असूल पता लग गया तो उसने ना भी ये रिसेंट जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उसमें काफी
एक लीनियंसी भी रखी हुई है, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। वो आप जिस तरह मैंने आपको रूल बताया था, आप जरा उसका पार्ट 1 भी देखिएगा, तो 99% ऑफ द टाइम्स आपके आंसर्स बिल्कुल मार्क्स स्कीम से मैच करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो तो उससे परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आपका आ रहा होगा वो भी ठीक है, और मार्क्स स्कीम वाला भी सही होगा। क्योंकि कई दफा ना ये मार्क्स स्कीम में ऑनेस्टली खुद भी कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब दो चार जगहों पे ना ये बड़ा इनकंसिस्टेंट हो गया, इसलिए फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या करूं, कि कभी ये हरकत करे कभी वो करे। लेकिन मैं आपको वो हरकत बता रहा हूँ कि जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ही विल बी डूइंग, और ये बिल्कुल अब इसी तरह हम राउंडिंग इसकी केस देखिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन का बी पार्ट, इट सेज के फिगर 3.2 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on the water। कहता है कि फिगर 3.2 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on the water। तो वो हमें कहता है कि जी आपको फिगर 3.2 shows a side view of the pond। ये साइड व्यू है उसका, ठीक। अब वो कहता है कि with a layer of ice floating on freely on the water। तो there's a, अब ये उसने देखिए मार्क करके ये जो रेक्टेंगुलर सा स्लैब यूं दिखाया हुआ है, दिस इज दैट पीस ऑफ आइस व्हिच इज फ्लोटिंग, ही इज लेबल्ड इट। और इसके नीचे ये सारा देखिए, इस आइस की सरफेस के नीचे ऑल दिस इज वाटर, ठीक। अब वो कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड इज 5.0 मीटर स्क्वायर। मुझे ये बताइए कि डेटा मैं देखिए यहां लिख लेता हूं। अब मैंने आपको बताया था ना कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में ये 0.0 की भी इंपॉर्टेंस है। ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, जस्ट आस्किंग। ये दो सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कहता है कि द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड इज 5 मीटर स्क्वायर। तो सी द एरिया ऑफ दिस पॉन्ड, तो ये जो पॉन्ड है पूरा, ये इस पूरे को पॉन्ड कह रहा है वो, इसके ऊपर अगर इसका एरिया उसने बताया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये आइस का भी एरिया, आइस का एरिया भी तो कितना है, 5 मीटर स्क्वायर ही है। अब वो कहता है कि द मास ऑफ द आइस इज 690 किलोग्राम्स, ठीक है जी। तो मास ऑफ द आइस इज 690 केजी। जरा बताइए कि आइस का जो मास है 690 किलोग्राम्स, वैसे बताना बच्चों ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये अब देखो, ये कंफ्यूज होते हो लोग अभी भी, ये एक्चुअली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये दो नहीं है, दीज आर 3। देखिए नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। याद है ना कि लेफ्ट से चलते हुए पहला नॉन जीरो पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा नॉन जीरो दूसरा सिग्निफिकेंट, तीसरा नॉन जीरो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये क्लियर है सबको? तो अब आइए, वो कहता है कि जी द मास ऑफ द आइस इज 690 केजी। कहता है द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द वाटर, अब मुझे ये बताएं कि आपको डेंसिटी यानी रो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए डेटा ना न्यूमेरिकल्स में ऐसे पिक्चर के लेफ्ट राइट देयर इज एम्पल स्पेस। यहाँ भी देखो डेटा लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। वर्किंग के लिए ना आपने जो बाकी जो मेन वर्किंग है उसके लिए इस पूरी जगह को, याद है मैंने बताया था ऐसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बड़ा इजीली फिट होता है। और फाइनल आंसर इस डैश पे लगाना। अब देयर आर 4 मार्क्स फॉर दिस। राउंडिंग पे अब परेशान होना बंद कर दो, आपको पता है राउंडिंग रूल क्या है। थोड़ा सा आंसर मार्क्स स्कीम से मिसमैच कर भी लेना, पूरे पेपर में एक एक दो जगह पे मिसमैच करेगा, लेकिन तसल्ली रखिए आपका आंसर भी उस केस में करेक्ट माना जाएगा, बेफिक्र हो जाओ इस मामले में। लेकिन जो रूल कल बताया था कि जो सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको रेफरेंस बनाकर उससे एक ज्यादा कॉपी फाइनल आंसर को, और फिर उसको उतने ही दो सिग्निफिकेंट सॉरी लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप राउंड कर लो। अच्छा, तो अब वो कहता है कि देखो द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इस पॉन्ड में जो पानी है उसकी डेंसिटी 1000 है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1000,
तो सी दिस इज 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यस, वी हैव डन दिस चैप्टर मैथ्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था. खैर, अब वो कहता है पॉइंट एक्स इज 0.45 मीटर्स बिलो द आइस. अब जरा देखो इधर कि ये जो पॉइंट एक्स है, कहता है ये इस इस आइस से, आइस की जो निचली लेयर है उससे 0.45 मीटर्स है. तो मुझे बताओ क्या ये उस पानी की हाइट या डेप्थ नहीं है? 0.45 because this x is lying on the base. तो ये h of the height of the water column आ गया. पहले एक बात बताओ बच्चों, आपने डेटा ऐसे लिख लिया, मैं चूंकि एक थॉरो रिकॉल दे रहा हूं ना, तो जरा बताइएगा मुझे कि तमाम वैल्यूज क्या एसआई यूनिट्स में दी गई हैं? देखिए ये मीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये मीटर्स. तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम्स, किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड मीटर्स, ऑल आर एसआई यूनिट्स. फिजिक्स में you always deal in SI units before putting the values into the equations. Make sure सारे जो हैं वो SI units में हो. तो एरिया के मीटर स्क्वायर ही होते हैं, मास के किलोग्राम्स ही होते हैं, डेंसिटी के केजी पर मीटर क्यूब ही होते हैं, और हाइट सर्टेन लेंथ है तो वो भी मीटर्स में होते हैं. बट अगर इनमें से कोई भी वैल्यू, आउट ऑफ दीज वैल्यूज किसी का भी वैल्यू नॉन एसआई यूनिट्स में होता, तो उसको पहले आप इसी डेटा में पहले एसआई यूनिट्स में चेंज करते और फिर उसको फॉर्मूला में पुट करते. तो विदाउट चेंजिंग देम टू एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिक्स, नेवर पुट देम इनटू द फॉर्मूलाज. तो वो कहता है कि जी कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट एक्स, कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट एक्स ड्यू टू द आइस एंड द वाटर. तो आपने प्रेशर एट द पॉइंट एक्स निकालना है ड्यू टू द आइस एंड द वाटर. तो अब देखिए इधर बड़ा स्पेसिफिकली उसने आपको बता दिया कि प्रेशर आपने किसका कैलकुलेट करना है, प्रेशर एट द पॉइंट एक्स ड्यू टू द आइस एंड द वाटर. तो बताइए क्या इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करेंगे? यस और नो? नहीं करेंगे. व्हाई इज वन और टू पीपल सेइंग यस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे. देखिए उसने क्लियरली क्या लफ्ज बोले हैं, लफ्जों को पढ़ो ना. कहता है कैलकुलेट द प्रेशर एट द पॉइंट एक्स ड्यू टू द आइस एंड द वाटर. ड्यू टू द आइस एंड द वाटर, तो एटमॉस्फेरिक तो नहीं कहा. लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहता कि कैलकुलेट द प्रेशर एट द पॉइंट एक्स, बस इधर फुल स्टॉप लगा लेता और ये साथ आगे ना लिखी होती बात, तो फिर क्या करते? फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शामिल या इंक्लूड करना था, क्योंकि वो फिर टोटल प्रेशर एक तरह से मांग रहा है. बट यहां तो स्पेसिफाइड है प्रेशर एट द पॉइंट एक्स, यानी इस पॉइंट एक्स पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, ड्यू टू द आइस एंड ड्यू टू द वाटर. दैट्स इट. तो लफ्जों को बड़ा गौर से पढ़ेंगे. तो देखिए अब हम करने ये वाले हैं कि मुझे ये बताओ सबसे पहले कि प्रेशर ड्यू टू द आइस. अब देखो इसको हम यूं करते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट एक्स, प्रेशर एट पॉइंट एक्स, उसने कहा ना ड्यू टू द आइस एंड द वाटर. तो मुझे ये बताओ कि प्रेशर एट द पॉइंट एक्स किन दो चीजों की वजह से. देखो ये जो पूरा इस आइस का स्लैब है, इस आइस के स्लैब का वेट यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है ना, तो इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्स पे ही, वजन तो उसी पे डाल रहे हैं. और ये जो पानी का स्लैब या पोर्शन है, ये पानी का पोर्शन भी वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये भी जाके एक्ट करेगा उसी एक्स के ऊपर. तो प्रेशर एट द पॉइंट एक्स जो है वो कितना आएगा, जरा देखिएगा. तो देखिए हमारे पास प्रेशर एट द पॉइंट एक्स के लिए हम कहेंगे कि एक्स पे प्रेशर ड्यू टू द आइस प्लस प्रेशर ड्यू टू
द वाटर, ये दोनों प्रेशर्स ऐड अप नहीं हो जाएंगे? तो नाउ वॉच, अब देखो मैं अगर यूं करूं कि मैं अगर इसको पैरेलल वर्किंग में भी करना चाहूं तो ठीक है, वैसे भी हो सकता है ये, या फिर आप यूं भी कर सकते हो कि स्टेप 1 में पहले निकाल लो प्रेशर ऑन एक्स ड्यू टू आइस। जरा मुझे बताइए प्रेशर ऑन एक्स ड्यू टू आइस कितना आएगा? देखो हमें इस आइस की स्लैब का एरिया भी दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, और उसका आइस का मास भी 690 केजी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप एक काम ये करोगे कि देखिए आपको W इज इक्वल टू एम जी के जरिए इस आइस का वेट निकालना पड़ेगा। देखो अब आपको खुद भी प्लानिंग समझ में आ रही है ना, कि पहले ये कर लूं, फिर ये करूंगा, फिर ये करूं। ये तो आखिर में होगा ना, कि जब आप प्रेशर ड्यू टू आइस और प्रेशर ड्यू टू वाटर निकाल लेंगे तो देन वी विल ऐड देम अप। तो मैं इसको फिलहाल चलिए यहां से हटाता हूं। यहाँ पे सबसे पहला काम इन दिस क्वेश्चन, द प्रॉपर स्टेप्स वर कि पहले आप वेट ऑफ द आइस निकालें, दैट विल बी W इक्वल टू mg। अब देखिए वेट ऑफ द आइस जो है मास उसका 690, और क्या बताया था कल कि अब से g की वैल्यू, बोलिए क्या लेनी चाहिए? अब से g की वैल्यू आप 9.8 लेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा हुआ था और आप पढ़ भी लिया करना। तो ये 690 इंटू 9.8, तो अब मुझे बताइए कि वेट ऑफ दिस पर्सन ये कितना आ जाएगा? तो देखिए वेट ऑफ दिस पर्सन आएगा 690 इंटू 9.8, ये आएगा 6762 न्यूटन्स। अच्छा अब देखिए ये तो फिलहाल हमारे पास ये जो जवाब आ रहा है, चूंकि अब इसमें देखो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे? 2। तो मैं चूंकि ये भी वो वाला आंसर है, तो मैं इसको 6-7 तो ये 6762 न्यूटन्स एग्जैक्ट आ रहा है। ये तो एग्जैक्ट ही लिखेंगे बच्चों, जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो तो एग्जैक्ट ही आती है, राइट? वो होता था जब डेसिमल के बाद बड़ा लंबा चौड़ा कोई फॉर्मेशन हो तो फिर उसमें आप ये करते हो। यू आर क्लियर अबाउट दिस कि जी ये होता है। अच्छा तो ये वेट आ गया 6762 न्यूटन्स। अब मुझे बताओ कि अगला काम क्या करेंगे? कि देखिए अब जब वेट निकल आए तो स्टेप नंबर 2 में अब मुझे एक बात बताइए कि देखिए ये जो आइस का वेट है, ये वेट ऑफ द आइस भी अल्टीमेटली तो जाके फोर्स या प्रेशर एक्स को ही दे रहे हैं ना। तो मुझे बताएं कि क्या प्रेशर ड्यू टू द आइस बता सकते हैं कितना है? प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। देखिए नाउ आई हैव द वेट ऑफ द आइस, तो इस आइस का जो वेट है 6762 न्यूटन्स, वो एक्ट कर रहा है ऑन एन एरिया ऑफ हाउ मच? ऑन एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं प्रेशर, जो आइस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अपने वेट की वजह से, 6762 न्यूटन अपॉन 5.0, तो अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास? तो देखिए ये आ रहा है 1352.4। तो मैं इसको 1352.4 पैस्कल्स ही ना लिख दूं? ये भी एग्जैक्ट है, तो चलो एग्जैक्ट ही लिख लेता, ठीक है। अब ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइस। अच्छा जी, अब जब ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइस है तो अब बताओ स्टेप 3 में क्या निकालें? स्टेप 3 में एग्जाम में देखो आपको बेशक ये स्टेप 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, अब बताओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कैसे ढूंढेंगे? देखिए जी, आइस का प्रेशर तो आपको निकल आया ये 1352.4 पैस्कल्स, लेकिन अब बताओ इस एक्स पॉइंट पे इस पानी का भी प्रेशर, इस पानी की वजह से, वाटर की वजह से भी प्रेशर तो एक्स पे ही लग रहा है ना, क्या ख्याल है? तो मुझे बताइए कि प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर रो जी एच नहीं हो जाएगा? ठीक, जी जी होगी। पहले जरा ये फिजिक्स का कर लूं, फिर केमिस्ट्री पे एटीपी पे आते हैं। अब रो कितना है?
डेंसिटी ऑफ द वाटर हैज बीन गिवन टू यू 1000, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू इज इन एसआई यूनिट्स मीटर 0.45। तो हमारे पास ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर है ये कितना आ जाएगा, सी 1000 इंटू 9.8 इंटू 0.45। ये भी एग्जैक्ट आ रहा है, आर यू वॉचिंग, ये भी एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट चीजों को तो एग्जैक्ट ही लिखते हैं ना, राउंडिंग रूल्स तो वहां लगाओ जहां पे बहुत ही लंबे चौड़े आंसर्स आना शुरू हो रहे हैं। तो ये आपके पास 4410 पास्कल्स, ये आपके पास यूं आ गया। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, अच्छा अब मुझे बताएं कि प्रेशर ऑन एक्स ड्यू टू वाटर एंड ड्यू टू आइस कितना है। स्टेप नंबर 4 में जरा बताइए, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, यस आई विल ऐड अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द P of the ice plus pressure exerted by the water। तो देखिए आप ये इक्वेशन मेकिंग वाला काम जरूर किया करो। Now pressure by the ice was, see pressure by the ice exerted by the ice is 1352 plus 1352.4 plus pressure exerted by the water was an exact amount 4410। तो बताइए प्रेशर ऑन एक्स कितना बना टोटल जी। अब इसको ऐड करते हैं 1352.4, ये आ रहा है आपके पास 5762। तो सी दिस इज 5762.4 पास्कल्स। लेकिन अब जरा मुझे एक बात ये बताइए कि देखिए अगेन ये चूंकि फाइनल आंसर, तो बताओ फाइनल आंसर को क्या रूल बताया था। नाउ वॉच, व्हाट वर द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन, दे वर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम अब इसको राउंड ऑफ करेंगे टू हाउ मेनी, वी विल राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो याद है लेफ्ट से जाते हुए पहला नॉन जीरो पहला सिग्निफिकेंट, दूसरा नॉन जीरो दूसरा सिग्निफिकेंट। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग के लिए वी विल राउंड दिस, और हेल्प हम लेंगे इस 6 की। याद है अगर ये हेल्पर डिजिट 5 एंड अबव है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 5 8। और याद है कि जिस डिजिट्स की हेल्प ली थी वो यूं आ गए, और ये जो डेसिमल के सेक्शन में है अब ये सारे रिप्लेस जीरोस हैं, याद है, लेकिन ये रिप्लेस जीरो इज लाइंग इन द डेसिमल सेक्शन, सो यू विल नॉट मेंशन दिस। तो आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये राउंड होके 5800 पास्कल्स। बच्चों फाइनल यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, प्रेशर पास्कल्स में होता है ना। अच्छा इसी को मार्किंग स्कीम्स में अक्सर उसे जब इस तरह के फिगर्स होते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है ना कन्वर्ट करना, 1 प्लेस 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो अगर मार्किंग स्कीम में स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो इट डजंट मैटर, यू नो व्हाट टू डू कि नहीं। तो देखिए अब ये डेसिमल है ना, यहाँ से 1 2 3, लेकिन देखिए आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। मैं वैसे बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू जस्ट मेक श्योर कि मार्क्स स्कीम वाला ही आंसर है, तो ये आ जाएगा कितना, पावर 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 3 आएगा, क्योंकि दिस इज 1 प्लेस, सॉरी यहाँ से देखो ये 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 3 प्लेसेस मूव हुआ ना, तो ये 10 की पावर 3 पास्कल्स आते। तो इन फिजिक्स यू कैन राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म और यू कैन राइट डाउन इन नॉर्मल नंबर्स, दोनों तरह बिल्कुल सही है, लेकिन ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। रिमेंबर फाइनल डैश पे अगर उसने यूनिट्स नहीं दिए हुए तो ये मस्ट है कि आप यूनिट्स लिखें, नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया सवाल इस तरह करके। तो देखिए मैं वैसे आपको जरा चूंकि एक पूरा सिचुएशन समझा रहा था, तो देखिए अब इस सवाल का पूरा ये सॉल्व सॉल्यूशन गाइड आपके सामने ये आ गया। तो आई होप इट हेल्प्स रिकॉलिंग प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स। बट देखो अगर यही सवाल मैं आपसे पूछता कि जी कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड एट एक्स, या खाली कहता कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड एट एक्स, तो फिर हमें स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ। तो फिर हम इस जवाब में देखो, फिर तो आपको पता है
कि ये आइस का प्रेशर भी एक्स पे लग रहा है, इस वाटर का प्रेशर भी एक्स पे लग रहा है, और एटमॉस्फेयर का 1 atm, जो कि याद है इट इज 100,000 पास्कल्स एट सी लेवल। फिर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 100,000 पास्कल्स भी हम ऐड कर देते आइस के प्रेशर और इस वाटर के प्रेशर में। तब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू आइस भी लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू वाटर, ये तीनों प्रेशर्स हम ऐड अप कर देते टू गेट द टोटल प्रेशर। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बच्चों, भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, नाउ वॉच, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स कि फिगर 5.1 shows an electric heater used to heat a room। अब देखो बच्चों, एक बात याद रखो कि फिगर 5.1 में वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि यूज हुआ रहा हो किया जा रहा है टू हीट द रूम। ठीक है, तो यू सीन द इलेक्ट्रिक हीटर का बॉडी। वो कहता है द डायमेंशंस ऑफ द रूम आर 4.5 meters into 6.1 meters into 2.4 meters। आपको याद है ना कि ये लेंथ ऑफ द रूम है, ये ब्रेड्थ ऑफ द रूम है, और ये हाइट ऑफ द रूम है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। ठीक है, अब देखिए कमरे की जो लेंथ है दैट इज 4.5 मीटर्स, उसकी जो ब्रेड्थ है या विड्थ है दैट इज 6.1 मीटर्स, और उसकी जो हाइट है दैट इज 2.4 मीटर्स। अब वो कहता है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर इज, देखिए उसमें एयर की जो डेंसिटी है दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द एयर जो है दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मुझे ये बताइए कि देखो आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी तीनों एसआई यूनिट्स में दिए हुए हैं, और डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब यानी एसआई यूनिट्स में दी हुई है। अब वो कहता है शो दैट द मास ऑफ द एयर इन द रूम इज 79 kilograms। मास ऑफ द एयर इन द रूम इज 79 kilograms। अच्छा अब देखिए कि 79 किलो हमने शो करना है। याद है शो दैट का मतलब क्या बताया था, कि जो बात शो करने को बोले वो आप फाइंड कर लें, वही चीज निकल आएगी। तो वो कह रहा है शो दैट द मास ऑफ द एयर इज 79 kg, तो हम मास को ही फाइंड कर लेंगे। अब जरा बताना कि इस सवाल में मास ढूंढना है। देखिए आपके पास रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मौजूद होना इस इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि आपके पास उस कमरे में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, क्या ये आप ढूंढ नहीं सकते? फिर वॉल्यूम इनके थ्रू आ जाएगा, डेंसिटी गिवन है और मास, तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम किस फॉर्मूला से रिलेटेड है? इट इज रो इक्वल एम अपॉन वी। जरा ऑनेस्टली बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ न्यूमेरिकल यू मेक अ प्लान इन योर माइंड कि पहले क्या करना है? डेटा लिखकर क्या गिवन है क्या दिया हुआ है, पहले एक दिमाग में ना क्विक सा प्लान बनाओ, तो जाहिर एग्जीक्यूशन आसान हो जाएगी। हर चीज को हमेशा, इवन जो थ्योरेटिकल आंसर्स लिखते हो ना, तो वो अपने दिमाग में पहले उसका एक क्विक सा लेआउट बनाओ और फिर उसको डिटेल में लिखो। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस सवाल के पहले स्टेप 1 में सी व्हाट वी आर गोना डू इज कि स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं। स्टेप 1 में इसके सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम तलाश करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द रूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द रूम हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि वॉल्यूम ऑफ एयर, चूंकि गैस है ना, तो गैस तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूम ही अपना शक्ल बना लेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5। तो देखिए अब ये वॉल्यूम आ रहा है 4.5 इंटू 6.1 इंटू 2.4, तो ये आंसर आ रहा है 65.88। ठीक है, अब 65.88 जो है ये सपोज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं स्टेप 2 में हम क्या करने वाले। देखिए स्टेप 2 में डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
अब डेंसिटी हमारे पास 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। मास हमने फाइंड करना है ओवर वॉल्यूम 65.88 है। तो अब मास कितना निकल आएगा 1.2 इंटू 65.88 विच इज गोइंग टू बी, तो अब देखिए ये 1.2 इंटू मास होगा तो ये कितना आ जाएगा 79.0, कितना आंसर आ रहा है ये 79.056, सी इट इज 79.056। अब मुझे बताइए कि आपका इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट तक छापेंगे। फाइनल आंसर है 79.0 kg, जो कि अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ होकर क्या ये 79 किलोग्राम्स ही नहीं बन जाएगा। तो ये हमने मास ऑफ द एयर को शो कर दिया। कहता है figure 1.1 shows a sealed weather balloon which is stationary in still air। देखिए अब इधर कोड वर्ड क्या है कि इट इज स्टेशनरी इन स्टिल एयर, ठीक है, यानी रुका हुआ, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ सिंक कर रहा है, एक जगह रुका हुआ, ठीक है, और स्टिल एयर में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है स्टेट वेदर द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द बलून and its instruments is greater than, less than, or the same as the density of the surrounding air। देखिए आप सब लोगों ने ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। अब इसमें बच्चों एक चीज याद रखिए कि डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और वॉल्यूम बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात हमने सारी डेंसिटी के टॉपिक में पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने स्टेट करना है, सिर्फ स्टेट मतलब शॉर्ट फॉर्म में आंसर करना है कि स्टेट वेदर द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द बलून एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। वो कह रहे हैं कि जी बताइए डेंसिटी ऑफ द बलून एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स इज ग्रेटर देन, लेस देन, और द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। देखिए अगर वो स्टेशनरी है स्टिल एयर में, बलून जो है अगर स्टेशनरी है स्टिल एयर में, इट मींस इट्स नीदर राइजिंग अप नॉर सिंकिंग डाउन, इट इज स्टेइंग एट वन प्लेस। तो फिर इस लिहाज से देखिए जब भी अगर ये बलून जो है, इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी ये गैस है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सारों की ओवरऑल डेंसिटी फिर इक्वल होगी टू द डेंसिटी ऑफ द एयर। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि अगर ये इस बलून की डेंसिटी और इसके इंस्ट्रूमेंट्स की डेंसिटी ग्रेटर देन एयर होती, सराउंडिंग एयर से ग्रेटर होती, तो इट वुड हैव कम डाउन, वो सिंक करती। याद है जिन चीजों की डेंसिटी ग्रेटर हो एयर से वो सिंक करते हैं एयर में, और जिनकी डेंसिटी लेस हो देन द एयर तो फिर वो राइज अपवर्ड्स करते हैं। तो अगर ये स्टेशनरी है स्टिल एयर में तो इसका मतलब है कि ये एक जगह पे टिका हुआ या रुका हुआ। तो आपने इसमें फिर क्या कहना है कि इट विल बी द सेम। तो सेम का वर्ड, क्योंकि उसने हमें ऑप्शंस दी हुई है कि बताइए ग्रेटर देन, लेसर देन और द सेम, तो इसका 1 मार्क हमें मिलेगा। यहाँ से साथ साथ जरा अब आंसर्स भी चेक करते जाएंगे कि इट इज द सेम एज। तो देखिए ये हमारे पास ये इसका पहला आंसर है कि इट इज द सेम एज सराउंडिंग एयर।